नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी का 18वां एपिसोड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो दोस्तों, इस अड्डेबाजी का 18वें एपिसोड में हम बात कर रहे हैं संवैधानिक विकास का ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। इसमें 3 तरह के परिवर्तन किए गए। पहले तो गृह सरकार में परिवर्तन किया गया, और फिर दूसरा इसके भारत सरकार में परिवर्तन, और फिर कुछ विधान संबंधी परिवर्तन किए गए। और ये सारे आप इसको अच्छे से मैंने तैयार कर दिया, आप इसको एक बार एक स्नैपशॉट लेकर पढ़ जरूर लें। फिर आता है, अब चूंकि जब 1919 के बाद हम सीधे 1935 को जब बढ़ेंगे तो उसमें उसके बीच में कुछ कमीशन आते हैं, जैसे साइमन कमीशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट है, इन सब पर बात करना जरूरी है। साइमन कमीशन जो है, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में जब एक्ट को पारित किया तो यह करते समय यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेंगे, परंतु उन्होंने नवंबर 1927 में ही एक आयोग सर साइमन की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार यह स्वीकार कर लिया कि 1919 का सुधार जो है वो असफल है। कुछ लोगों का विचार है कि यह शीघ्रता जो है कांग्रेस के आंदोलन के कारण हुई। अगर ऐसा भी विचार है कि लॉर्ड जो ब्रिकनहीड थे उस समय के, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका जो रूढ़िवादी दल चाहता नहीं था कि भारत में उदारवादी सरकार बने, जो कि हालांकि इस चुनाव के बाद होने की बात की गई थी, हालांकि ऐसा संभव नहीं लगता। 1930 में प्रकाशित की गई साइमन आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया, वो अभी इसमें देरी की बात कर रहे थे। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाए। 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट। इसमें हालांकि इस बात का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दूं कि पहली बार भारत में यदि किसी रिपोर्ट में यदि फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की बात की गई तो वो था ये हमारा नेहरू 1928 का नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त एक कमेटी ने भारतीय संविधान का सर्व अनुमोदित रूप प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित करने का सुझाव दिया। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा भारत को केंद्र तथा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता की बात की गई। और इस एक्ट के 3 मुख्य अंग थे, जैसा पहला अखिल भारतीय संघ, संरक्षण सहित उत्तरदायी सरकार और भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसमें किया गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। स्वशासन समस्त विषयों को 3 भागों में बांट दिया जाएगा: संघीय विषय, प्रांतीय विषय और संवर्ती विषय। संघीय विषय केंद्र के अधीन थे, प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे, और संवर्ती विषय जो कि केंद्र और प्रांत दोनों के अधीन थे, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। फिर आता है हमारा यहाँ पर केंद्र या राज्य की सरकार के लिए द्वैध शासन की बात की गई, जैसे कि 1919 में भी था। जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसी में एक केंद्रीय बैंक की बात की गई, और जिसमें और आरबीआई की स्थापना हुआ, और इसी में संघीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट, जो कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बना, की स्थापना की गई। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी नरेशों के सम्मान की रक्षा, विदेशी आक्रमण से रक्षा जैसे प्रदान किए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आता है अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों, भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उनके जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाएगी, वह अनुबंध रद्द समझे जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा अन्य भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों राज्य चाहे तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है। भारत तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया अपने अपने राज्यों के संबंध में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति
इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई। भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्व सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार से भारत वंचित था। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा होगा। भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्यों को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, किंतु भारत के लिए माउंटबेटन शाह आगरा गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी ने विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो दोस्तों ये था आज ये हमारा इसका एक छोटा सा परिचय। अब चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे राज। नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित, हमारे बंधु, हमारे सखा राज और मैं चंद्रशेखर। तो आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास की जिसमें हम आज ये संवैधानिक विकास के क्रम में आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। हमने तो कहा था कि 1 से 2 में खत्म कर देंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं इससे आगे ना बढ़े। राज। नमस्कार दोस्तों, चंद्रशेखर ने सही कहा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक एपिसोड में पूरा कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। कोशिश किए हम लोग 2 वीडियो में समेटने का, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, होना चाहिए पूरी तरीके से, अच्छे से होना चाहिए। भले 2-4 एपिसोड और लग जाए, हाँ। तो चलिए, अब जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में 1909 का ये मॉर्लेमेंटो सुधार तक हम लोग कर चुके थे। 1909 और अब हम बात करेंगे 1919 का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो इससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय परिदृश्य में कुछ परिवर्तन हुआ था, क्योंकि 1905 जो 1905 ही, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करेंगे। 1905 जब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया तो तब कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस अचानक का जो शिफ्टिंग है वो नरम दल से गरम दल की ओर हो गया और भारत की राजनीति अचानक, जो कि अनुनय विनय की राजनीति थी, अब वो वहां से निकलकर सड़कों पर आ गई। सड़क पर एक संवैधानिक आप उसको कह सकते हैं कि एक सड़क पर संग्राम की स्थिति आ गई। तो ऐसे में सरकार को भी कुछ परिवर्तन करना था, क्योंकि 1909 का जो ये मॉर्लेमेंटो सुधार था, जिसमें माफ कीजिएगा मैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मॉर्लेमेंटो में कंफ्यूज हो रहा हूं बार बार। तो वो जो मॉर्लेमेंटो सुधार था उसमें गृह सरकार में ही परिवर्तन किया गया था। भारत में यानी कि फील्ड पर कोई खास परिवर्तन की बात नहीं की गई थी। जी राज, 1 मिनट में गेट बंद करके आओ, हवा चल रही है तेज से तो आवाज हो रहा है। राज, मुझे लगता है उसी की आवाज आ रही थी क्या तभी से? हाँ, वो गेट बार बार खटखट हो रहा था। आपने सही कहा कि जो भारत की परिदृश्य है, मॉर्लेमेंटो के पहले आपने देखा होगा कि नरम दल गरम दल में विभाजित भी हो गया था 1907 में। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शुरू करने से पहले बाबा जी का आगमन हो जाता है भारत में, गांधी बाबा। हाँ, जो कि लेकिन तब ये गांधी जी सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन आगमन है। हाँ। भारत में आगमन हो जाता है तो उनका एक लीड रोल अब देखने को मिलता है, और शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इस समय जो दृश्य होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच,
और इसी दौरान जो है अंग्रेज जो है कसमकस की स्थिति में होती है, और गांधी जी के पास भी मौका रहता है क्यों ना कि यहीं पर जो है कुछ अपना रूप दिखाया जाए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए होते हैं, वहाँ पर वो कुछ अपना इम्प्लीमेंट जो सत्याग्रह वगैरह है वो सब का वहाँ प्रयोग किए रहते हैं। तो जिन हथियारों का वो टेस्ट फायर वहां कर चुके थे, अब इसका सही इस्तेमाल बैटल ग्राउंड में करने की बारी थी। हाँ, बैटल ग्राउंड में करने की बारी थी, सोच रहे थे कि अब यहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो उसी दौरान ये युद्ध का जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो सोच रहे थे क्या कि भारत को इसमें जो है शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन गांधी बाबा के होते हुए गांधी खुद कहे कि हम लोग जो है इसमें खुद शामिल होंगे। उस समय की बात है, किसमें शामिल होंगे मतलब? जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय गांधी बाबा खुद शामिल होने की बात कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत। भले जबरदस्ती जो है उसने मुझे खींच लिया था, घसीट लिया था, हाँ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में गांधी बाबा खुद कहते कि मैं जो है विश्व युद्ध में शामिल होऊंगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 लाने का कारण के बारे में लोगों का विचार है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो दबाव था, जिसके कारण सरकार मजबूर हुई कि यहाँ भारत में जमीन पर भी कुछ परिवर्तन किए जाए। और इस तरह परिवर्तन उन्होंने किया कि 3 प्रकार के परिवर्तन किए। एक तो इन्होंने गृह सरकार में परिवर्तन किया, वहां पर जो ब्रिटेन में जो भारत पर शासन करने वाली जो निकाय थी उसमें कुछ परिवर्तन किए, और भारत सरकार में फिर परिवर्तन किया, जो सरकार भारत में कार्यरत थी यानी कि फील्ड पर थी। और तीसरे इन्होंने कुछ कानून संबंधी जो विधान संबंधी परिवर्तन भी किए। तो राज, मैं चाहूंगा कि आप इसमें जो गृह सरकार में जो परिवर्तन, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी वहां पर जो परिवर्तन हुआ उस पर थोड़ी आप प्रकाश डालें संक्षेप में। आपको जो पता भी होगा। जो भी मटेरियल है आप तुम सामने रख लो, बार बार पीछे मुड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, मटेरियल्स तो होते ही है, क्योंकि बिना हम नोट्स के बात करना सही नहीं है, नहीं क्योंकि कभी भी गलती हो सकती है। मतलब गलतियों के फेवर में हम कभी नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको ऑथेंटिकल चीज ही प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से थोड़ी बहुत अगर नोट्स रहता है तो उसको देखना जरूरी हो जाता है। नहीं, हाँ नोट्स हम। के बिना बिना नोट्स के बात करना सही नहीं है। हम हाँ लोग सही। अभी बड़े आदमी नहीं बने हैं। नहीं, कितना भी बड़े आदमी हो, यहाँ कोचिंग में भी जो संस्थाएं होती है ना, तो वहाँ भी जब पढ़ाते हैं तो वहाँ भी कुछ नोट्स होता है। तो हम बात कर चलिए, रहे थे। आपका सवाल क्या था? बातों ये बातों में। गृह सरकार में जो ब्रिटेन में जो सरकार थी, जिस जो मतलब वो जो समिति थी जो भारत पर शासन कर रही थी, या जो गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ ब्रिटेन के भारत के संदर्भ में? उस समय जो वहाँ की दृश्य चल रही थी, आपको आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और जो भारत में अभी आपने देखा कि 1916 में एक जो है वो क्या घोषणा कहते पत्र हैं, आता है। होम रूल लीग सब गठन हो जाता है। तो उसका जो है कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भारतीयों पर, होम रूल लीग का, क्योंकि पूरे देश में बहुत ज़्यादा उनका जो है सब इंस्टीट्यूट खुलता है, एक तरह से कह लीजिए कि जो संस्थाएं होती हैं, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना, जैसे मान लीजिए भारत के जो राष्ट्रीय के बारे में हो या फिर जो राष्ट्रवाद के बारे में हो, इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। काफ़ी पत्र भी निकाला जाता है इन लोगों के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि भारतीयों में एक जुनून सा पैदा होता है, और यहाँ से हमें कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो ये कि ये लोग जो है यहाँ सोचते हैं क्या कि अब कुछ परिवर्तन किया जाए। इस वजह से ये जो है 1919 लाने का जरूरत पड़ा। 19 तो ये जो 1919 में यदि बात करें जो परिवर्तन हुए गृह सरकार में, 1793 से ही भारत का जो राज्य सचिव था उनको जो वेतन दिया जाता था वो यहाँ से मतलब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ इसमें किया गया कि अब उनको वेतन जो है वहां पर अंग्रेजी राजस्व जो है उनके हिस्से का जो रेवेन्यू है वहां से दिया जाएगा। दूसरा है, अब एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया, इंडियन हाई कमिश्नर का, जो सपरिषद गवर्नर जनरल का कार्यकर्ता बन गया। और अच्छा। आगे इसमें जो है प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर राज्य सचिव का नियंत्रण कम हो गया।
अब यहाँ राज्य से जो प्रांतों का जो पर जो है कि राज्य सचिव का नियंत्रण कम हुआ। ऐसा माना गया कि भारतीय सचिव की भूमिका जो परिवर्तन हुए वो मांग मतलब यही बात था कि एक ये सारा जो परिवर्तन हो रहे थे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रभाव था वो एक बढ़ चढ़कर सामने आया। फिर उसके बाद आएंगे देखेंगे अब भारत सरकार में परिवर्तन। अब ऐसे केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने की उनकी कोई खास मंशा नहीं रही होगी, क्योंकि एक साम्राज्यवादी ताकत से आपके उत्तरदायी सरकार की बात करना या सोचना भी अपने आप में मूर्खता होगी। लेकिन कहीं फिर भी इन्होंने एक सरकार में भारतीयों को एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा। अब यदि बात करें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की तो वहां 8 में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। ये 1919 का था। इन नए सुधारों के अनुसार जो विषयों को केंद्र या प्रांतों में बांट दिया गया। अब यहां से केंद्र सूची और ये राज्य सूची का एक नया अब यहां से प्रचलन देखने को मिलता है। इन सुधारों में सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में बांट दिया गया। जो स्पष्ट रूप से नहीं बांटे जा सके उनको केंद्रीय सूची में डाल दिया गया। अभी यहाँ समवर्ती सूची का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पर यह भी नहीं हुआ है कि अभी राज्य सूची और सूची केंद्रीय सूची और राज्य सूची भी आया है पूरी तरीके से। मतलब केवल एक सूची ने एक मोटा मोटा हाँ मोटा केंद्र सारा केंद्र आपको में 35 में जो है ना पूरी तरीके से आपको नजर आएगा। हालांकि यहाँ भी कोई केंद्र के पास कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है। एक गवर्नर जनरल है, उनका एक परिषद है, बस उनके अपने लोग हैं। मतलब एक राजा है और उनके दरबारी हैं। बाकी राज्यों में एक स्वायत्त सरकार की बात की जा रही है। तो अब आगे इसमें जो कुछ विधान संबंधी परिवर्तन किए गए 1919 वाले में, एक सदनीय विधान परिषद जो है इसके स्थान पर अब द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। ये यहाँ पर किया गया ना, राज्यों में किया गया। राज्यों में किया गया। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा था। गवर्नर जनरल सदन को बुलाने का, स्थगित करने अथवा भंग करने का अधिकार था। राज्य सब परिषद ऊपरी सदन में 60 सदस्य थे, जिसमें 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और 34 निर्वाचित होते थे। लेकिन अब समस्या यहाँ ये थी कि निर्वाचित सदस्यों में भी मतलब आधे से अधिक गवर्नर के सदस्य होते थे, उनके आदमी होते थे। वो बहुमत में होते हुए भी बहुमत में ना आ सके कभी। फिर है आगे की केंद्रीय विधानसभा जिसको कहा जाता है, जिसमें कि 145 सदस्य होते थे, उसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत थे। और प्रांतों का बंटवारा जनसंख्या, प्रांतों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या पर नहीं बल्कि उनके महत्व के आधार पर किया गया। तो इसमें कुल मिला के कहिए कि यहाँ पर 3 तरह के परिवर्तन किया गया। एक तो केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हुआ और भारत सरकार में अब थोड़ा सा विधान संबंधी परिवर्तन हुआ, संवैधानिक परिवर्तन। तो इस पर आप कुछ 2-4 लाइन। सबसे पहले तो कि जो 1919 का एक्ट आया, इसमें आपने देखा होगा जैसे चंदू ने बताया कि द्वैत शासन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लगाई गई। और यहीं पर जो है जो बताया चंदू ने आपको कि लोकसभा और राज्यसभा जैसे संस्थाओं में बांट दिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था की गई। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने 1909 में चर्चा किया था कि सांप्रदायिक कुछ जो है लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ पर विस्तार दिया गया उसको। वहां पर केवल किया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। यहाँ पर इसमें क्या किया कि सिखों को भी दिया गया, ईसाइयों को भी दिया गया, आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया और यूरोपियों के लिए भी दिया गया। यहाँ पर इसको अच्छा खासा विस्तार दिया गया। दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष मतलब पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिला, लेकिन निर्वाचन की बात संवैधानिक रूप से नहीं की गई। निर्वाचन की बात नहीं की गई, लेकिन सीमित वोटिंग का मतलब अधिकार दिया गया। जो मताधिकार का था वो सीमित रूप से दिया गया। सीमित रूप से कहने का मतलब है कि जिसके पास संपत्ति अधिक है उसको वोटिंग का अधिकार दिया जाए, या जो टैक्स अधिक चुकाता है उनको दिया जाएगा, या शिक्षा के आधार पर एक लिमिटेशन डाल दिया गया कि इससे अधिक प्रॉपर्टी या फिर इससे ज्यादा टैक्स आप जो दे रहे हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, जो शिक्षित हैं वो यही 3 लोग जो हैं वोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो वोटिंग का अधिकार आपको नहीं दिया गया।
उसके बाद इसमें एक और परिवर्तन किया गया, जो लोक सेवा आयोग जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस कारण हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यहीं पर बात की गई। और केवल लोकसभा का ही नहीं, बल्कि राज्यसभा और संयुक्त सभा, मतलब कि एक तो राज्यसभा हो गया, मतलब राज्य का राज्य लोक, से। उसके बाद दो राज्यों को मिला करके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई यहीं पर ये सब चीज शुरू। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज भी जो संवैधानिक प्रावधान है जिसका, हाँ, जिसका आज भी जो है प्रावधानिक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग कहने का मतलब था कि कोई भी, हाँ, विधि आयोग, जब कोई भी एक्ट आता है तो उसका जो सर्वेक्षण, मतलब उसका जो एक तरह से जांच करने का आदेश दिया जाता था, तो वो 10 साल में आदेश दिया जाता था। तो ये 1919 में लाया, तो इसका मतलब है कि 1929 में जो है उसका फिर ये संवैधानिक आयोग क्या करेगा, उसका जांच करेगा। हालांकि जब हम चर्चा करेंगे आगे तो बताएंगे कि 1929 में नहीं हो पाता है, उससे पहले ही जो है। हाँ चंदू। यहाँ पर अब होता यह है कि यहाँ 10 साल का जो बात की गई थी, लेकिन 10 साल का समय तो नहीं लगा, लेकिन 8 या 7 साल में ही इन्होंने साइमन आयोग का गठन कर दिया, साइमन कमीशन का। अब इसने ये साबित कर, चूंकि उन्होंने समय से पहले ही समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, इसका मतलब ये था कि उन्होंने ये मान लिया कि जो हमारा पिछला सुधार था वो पूरा नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, बहुत सारी कमियां थी, ये उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया और उसे करने में सफल नहीं रहे। और इसके बाद फिर एक नया साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है, उसका आप भारी विरोध होता है। आप देखते हैं कि लाला लाजपत राय का प्रसंग आता है साइमन कमीशन में, और उसी दरमियान उसी आंदोलन के कारण लाला लाजपत राय की हत्या होती है, और उसी के आरोपी सैंडर्स को मारने में भगत सिंह वगैरह, पूरा फिर प्रकरण हमारे सामने एक बनकर आता है। हालांकि ये लंबा विषय है, कहीं और बात करेंगे इस पर। तो फिर इसके बाद एक नई चीज आती है नेहरू रिपोर्ट की, क्योंकि हम 1935 में पहुंचे, उससे पहले हम 1919 से 1935 के बीच कुछ जो बातें हैं उस पर हम बात कर लें। एक नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई और पंडित नेहरू के अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी द्वारा संविधान अनुमोदित प्रस्तुत किया। और यह संविधान का रूप क्या था? नेहरू रिपोर्ट के अनुसार आखिर किस प्रकार की संविधान की बात की गई? जो अभी हम 1935 में देख रहे हैं ना, लगभग सेम चीजें नेहरू रिपोर्ट में कही गई। जो हम आज फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट की पहली बात जो है ना, वो आपको नेहरू रिपोर्ट में की गई। नेहरू रिपोर्ट में की गई। नेहरू रिपोर्ट को आप इजी वे में नहीं ले सकते। नेहरू रिपोर्ट में बहुत, हालांकि जो विपक्षी पार्टी थी उसने उसकी अवहेलना कर दी, उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है उनका उद्देश्य जो है काफी क्लियर था। उसमें कहा गया था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया था, किया जाएगा, उसी में कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में ही कहा गया था। उसमें 19 जो है फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, मौलिक अधिकार की बात की गई। उसी में नेहरू रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी। और जो सार्वजनिक जो निर्वाचन प्रणाली है, उसकी पद्धति भी यहीं से शुरू होते हुए देखने को मिलती है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार की बात जो की गई थी। लेकिन एक और चीज है, इन्होंने जो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की थी, ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो इन्होंने जो सीटें आरक्षित की थी उसे त्यागने की बात की, और कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो भी मार्जिनलाइज्ड क्लास है उनके लिए क्यों ना उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाए। ये इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही गई थी, जो कि आज तक शायद देश में ये लागू नहीं है। कहीं ना कहीं जनसंख्या मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी इसमें, जिसके लिए आज भी एक बात होती है। हालांकि कुछ बहुत कम ही संगठन है जो इस पर खुलकर बोलते हैं, बाकी लोग तो दबी जुबान में ही बात करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें अब एक नया चीज आएगा, हमारा गोलमेज कॉन्फ्रेंस। गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर कुछ बताएंगे, इस पर कैसा रहा, इसका संवैधानिक विकास में इसकी क्या भूमिका जैसे कैसी रही?
गोलमेज सम्मेलन से पहले थोड़ा सा अगर आप सविनय सॉरी साइमन कमीशन को देख ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। साइमन कमीशन तो बात की है हम लोग, चलिए थोड़ा सा आप कुछ और बता दें। हल्का मोटा खाली बात कर। जो साइमन कमीशन था ना, इसका विरोध करने का जो मुख्य फंडा था वो था, इसको श्वेत पत्र के भी श्वेत कमीशन या श्वेत पत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारे लोग जो है ना ब्रिटिशर्स सारे अंग्रेजी थे, उसमें कोई सारे, भी एक भी भारतीय नहीं था। हाँ, और सभी दलों ने इसका मिल करके बहिष्कार किया था। बस ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। और यहीं से ये जो है ना, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो प्रस्ताव था वो यहीं से क्या नाम है, साइमन कमीशन से ही देखने को मिलता है। 1930, 31 और 32, ये 3 सालों में लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। हाँ, जिसमें 1931 या 32 में, 31 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। हाँ, बाकी दो पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी कि 1930 और 1932 में, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि जो सेकंड वाला जो था उसमें केवल कांग्रेस ने भाग लिया था, लेकिन वो भी असफल हो गया। और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में केवल और केवल अंबेडकर जी थे, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए, क्या आपको लगता है कि इस दौर में पूना पैक्ट, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो एक समझौता होता है पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट का मतलब सीधा सा था कि जो दलित के लिए हमने आरक्षण की मांग की थी, जिसको कहा गया था कि सांप्रदायिक पंचायत कह लीजिए या माफ कीजिएगा, दलित शब्द की जगह पर यदि शेड्यूल्ड कास्ट या मार्जिनलाइज्ड क्लास की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर हो। सॉरी, अगर किसी को ठेस ना पहुंचे, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल जानकारी देना है। तो मैं कह रहा था कि जो उनके लिए व्यवस्था की गई, शेड्यूल कास्ट के लिए जो व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो जोर शोर से उनके पक्ष में थे, और उन्हीं का नेतृत्व करने के लिए वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, क्योंकि अंग्रेज को चाह ही रहा था कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे करें, यहाँ पर सांप्रदायिक की बात करें, अंग्रेज तो चाह ही रहा था ये बात, और वो किसी को यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर आए अंबेडकर जी, तो अंबेडकर जी केवल दलित का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो यहाँ पर बात होती, यहीं पर जो है ना दलित की बात जब उठती है, तो यहीं पर बात होती है इसका, जो आपने कहा कौन सा था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नहीं, पूना पैक्ट। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक एग्रीमेंट होती है, और एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि, वैसे तो गांधी जी मानते नहीं है इस बात को, किसी भी तरीके से एग्री नहीं होते हैं, उसी को पूना समझौता का नाम दिया गया था। चलिए, अब तो अब सीधा इधर उधर किसी और से मुद्दे पर बात करें, उससे बात करने से बेहतर है कि हम लोग सीधा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर पहुंचे। इसमें जो मुख्य रूप से जो बात की गई, इसमें सरकार का जो, इसमें जब देखें तो सबसे पहले एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, फेडरल बैंक की स्थापना की गई, और इसमें यदि सरकारी ढांचे में बड़े परिवर्तन की बात की गई, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाना था, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार बनाना था, और भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो हम आगे बढ़े, इससे पहले हम एक संघीय ढांचे का जो प्रस्ताव इसमें दिया गया था, हालांकि जो कि संघीय ढांचा पूरी तरह से कभी बना नहीं, क्योंकि केंद्रीय जो विधान परिषद जिसको बनना था, सेंट्रल असेंबली, वो कभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो रजवाड़े थे, रियासतों को जो सीटें दी गई थी, लगभग 40% के आसपास उनको सीटें दी गई, इस पर वो सहमत नहीं हो पाए, कभी भी वो इसके लिए तैयार ही नहीं हुए कि हम जो है ना संघ में शामिल होंगे। और अभी क्या, तो 19 भी शामिल होने की बात नहीं कर रहे थे वो, कब 1947 में। एक्चुअली अब ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में कि वो लोग 40% जो उन्हें दिया जा रहा था उसमें वो चूक गए, ले लेना चाहिए था। लेकिन खैर, हम लोग 1935 की बात करें पहले। हाँ,
1935 में जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ से पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तरदायी सरकार की जो है व्यवस्था लगभग लगभग शुरू हुई। क्या बात की जाती है, बात की जाती है, शुरू नहीं होती है, बात की जाती है। क्योंकि यदि आप हम यहाँ केंद्र में जिस तरह की सरकार शरारतपूर्ण जो नीतियां दी जाती है, उसको पता था, उनको पता था कि ये कभी बनेगा ही नहीं। अब इसके संबंध में प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह संविधान सभा में एक गुजरात से सम्मानित सदस्य रहे हैं। काफी चुटीले अंदाज में वो बात करते हैं, कोई उनका स्पीच पढ़िए या देखिए कहीं पर। तो उन्होंने कहा कि केटी शाह ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये अलंकार है, उपयोगी नहीं। ये जो मंत्री लोग हैं, ये अलंकार है, उपयोगी नहीं है। दूसरा है, परंतु जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनका वे कोई भला नहीं कर सकते। उत्तरदायित्व इनका था, परंतु इनके पास शक्ति नहीं थी। पद था, अधिकार नहीं, नाम था, परंतु वास्तविक प्रभाव नहीं था। प्रोफेसर केटी शाह ऐसे कटाक्ष करने के लिए काफी फेमस रहे हैं। उसके बाद अब चलिए इसमें संघीय ढांचे की पर यदि हम देखें, तो वो जो प्रजामंडल के कारण वो एक संघीय ढांचा कभी तैयार ही नहीं हो पाया। लेकिन अब आगे यदि देखें तो इसमें बनता है ये गवर्नर जनरल का स्थान था। यदि प्रजामंडल तैयार होता या फिर वो बनती, तो इसमें गवर्नर जनरल की भूमिका में क्या परिवर्तन आया 1935 के बाद या 1935 के संविधान में? 1935 गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय थे, अब तो वो वायसराय हो चुके थे। 1935 के एक्ट में जो हमने इससे पहले 1919 वाला देखा, उसको यहाँ पर फिर चेंज किया। 1919 वाले में प्रांतीय राज्यों को स्वायत्तता दी गई और वहां पर द्वैत शासन लगाया गया था। लेकिन जब हम यहाँ पर की बात करेंगे, 1935 की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या करता है कि वहां से राज्य से द्वैत शासन हटा लिया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन लगाया जाता है। फिर ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या करता है, दो सदनीय व्यवस्था की जाती है। संघीय विधानसभा जो कि निम्न सदन था, और दूसरा था संघीय सभा जो कि उच्च सदन थी। यहाँ पर निम्न सदन की बात जब करेंगे संघीय विधानसभा की, इसमें 375 सदस्य हुआ करते थे और 125 स्थान दिया जाता था किसी रियासत को। और जो संघीय सभा थी, उच्च सभा, यहाँ पर संख्या की 260, जिसमें जो है 104 देसी रियासत थी। और इसी में हम ये भी देखेंगे कि यहीं से जो आज हम अनुसूची या भाग या फिर धाराएं देखते हैं, एक्ट क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल देखते हैं, वो यहीं से क्लियर हुई थी। यहाँ पर जो था वो 14 भाग में बटा हुआ था, जो अभी 22 है, और अनुसूचियां अभी 12 हैं, जो पहले इस एक्ट में 10 थी, और 395 जो है वो थी आर्टिकल, इसमें 321 आर्टिकल अभी है। यहीं पर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो संघीय सूची और समवर्ती सूची और जो राज्य सूची थी, यानी कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, वो भी आपको यहीं एकदम क्लियर रूप से ये डिफाइन किया गया कि राज्य का कौन सा सब्जेक्ट होगा और केंद्र का कौन सा सब्जेक्ट होगा, समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट आएंगे। तो वो यहाँ डिफाइन किया था कि संघीय सूची में 59 विषय रखे गए थे। हालांकि अभी कुछ कम हुए हैं, कुछ ज्यादा हुए हैं, सॉरी, प्रांतीय विषय 54 हुए हैं, 54 थे, हालांकि अभी कम हुए हैं कुछ। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, हालांकि अभी इसमें बढ़े हैं। तो अब हम 1935 में और कुछ मुद्दे जो बात करना चाहें आप, हम यदि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें, राज, 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, वो प्रांतीय स्वायत्तता किस प्रकार की थी? क्या आज के जैसी सरकार की बात की गई थी या फिर कुछ वो अलग था? अगर आप देखेंगे तो लगभग यही चीज था। उसमें कहा गया था कि जैसे अभी राज्यपाल है ना, उस समय था गवर्नर था, बस गवर्नर से वही राज्यपाल थे उस समय। हाँ, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो वही राज्यपाल थे। उससे भी आदेश लेना पड़ता था किसी भी चीजों को, जो है कोई भी अगर आप रूल बना रहे हैं या फिर उसका हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी था।
और आज भी जो है वही स्थिति है। उस समय भी वीटो का अधिकार उनके पास था, और एक चीज और था, क्या था उनके पास, और एक चीज का अधिकार था वीटो के साथ साथ, याद नहीं आ रहा हमें। हाँ, अध्यादेश, अध्यादेश का अधिकार, अध्यादेश और जारी करने का, हाँ ये उनके जो पास कि आज भी है। आज भी है राज्यपाल के पास। तो लेकिन अगर लेकिन आज की स्थिति और है। आज राज्यपाल अपने किसी भी शक्ति का इस्तेमाल मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो। ये चीज कहा गया था उस समय भी, ये लेकिन उस फिर वही समय, मंत्रिमंडल में तो बहुमत उन्हीं का होता था। हाँ, विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होगा वो। हम्म, तो हालांकि ऐसा हो नहीं पाता था, अभी का सिचुएशन और तभी के सिचुएशन में ये डिफरेंस था। और उसी अब इस 1935 के एक्ट में ही आपने देखा होगा कि राज्य में भी जो द्विसदनीय व्यवस्था की गई, कहीं कहीं जैसे अभी आप देखे होंगे कि आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश, साउथ से आप देखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी कि 6 में जो है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था है अभी भी। त्रिसदनीय हालांकि व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी था, बहरहाल उसको आप जानते हैं 370 के बदौलत जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हटा दिया गया उसको। हाँ, चलिए अब एक नया अब आगे आगे बात करते हैं। 1935 का जो संविधान है, इसको एक अनम्य संविधान कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ गृह सरकार को था। यानी लंदन में जो सरकार है, उस सरकार के पास इसमें संशोधन करने का अधिकार था। बाकी यहाँ के जो सदस्य हैं, इसको संशोधन के लिए प्रस्ताव रखने का अधिकार था, संशोधन करने का अधिकार इनके पास नहीं था। राज, जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का अधिकार हुआ करता है, उस समय वो था कि जो गवर्नर जनरल या सचिव हुआ करते थे, तो उस समय उनके पास वो अधिकार था, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर का जब उस प्रस्ताव को पारित कर देते थे, जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होता था या उनका जो है सम्मति नहीं होती थी, तब तक आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये थी, यही था ना। अब बिल्कुल बिल्कुल। अब है कि उन विषयों के अतिरिक्त जो भारतीय रियासत अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा संघ को दे, रियासतों के क्राउन के प्रति सभी उत्तरदायित्व उसी प्रकार बने रहे, और इन सब को क्राउन के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल को निभाने पर बाध्य थी। हाँ। और दूसरा है, एक अगला है कि भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई, और इसे उसे मंत्रणा देने के लिए कुछ परामर्शदाता दे दिए गए, परंतु उसका परामर्श केवल सेवाओं के विषय को छोड़कर शेष में मानने के लिए बाध्य नहीं था। ये एक बड़ी बात की गई इसमें कि राज्य सचिव का जो परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया, और उसको परामर्श के लिए कुछ परामर्शदाता दिए गए, जैसे एक एडवाइजरी काउंसिल की तरह। तो अब एक नई बात इसमें बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता का चलन जो बात की गई इसमें, तो चलिए इस पर बात करेंगे कुछ। जो 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, आखिर ये प्रांत, हालांकि केंद्र में तो एक उत्तरदायी सरकार बनी नहीं, तो प्रांत कितने स्वायत्त थे, कितने स्वतंत्र थे? प्रांत में भी स्वायत्तता दी गई थी, जैसे कि द्विसदनीय व्यवस्था का वहां पर भी व्यवस्था की गई, निर्वाचन होने का वहां पर भी अधिकार दिया गया, वहां पर भी जैसे कि आपको अभी मैंने बताया सिर्फ इसमें एक और चीज, एक जो बड़ी बात थी कि ये यहाँ पर इन्होंने राज्य सूची को अलग से एक दे दिया, हाँ, उनके पास काम करने के लिए शक्तियों का बंटवारा हुआ, इसको शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं आप। हाँ, शक्तियों का बंटवारा हुआ। और इसी के दौरान जब देखेंगे कि 1937 में फिर चुनाव भी होता है, तो वहां पर भी घटनाक्रम है। फिर 1937 के बाद चुनाव होते हैं और राज्यों में सरकारें बनती है, मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती है। और फिर 1937 में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, और 1939 सितंबर 1939 में जैसे ही दुनिया में एक नया बवंडर, नया बवाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आता है, भारत को बिना परामर्श के, बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। और 14 सितंबर
1939 को सभी केंद्रीय कांग्रेस के सभी सरकारों ने इस्तीफा, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और इसे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर 1939। तो अब लेकिन अब जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया, अब हर जगह जो 1937 में जो गवर्नर को जो शक्तियां दी गई थी, उन्हीं शक्तियों के आधार पर सरकार चल रहे थे और राजनीतिक दल और सरकार के बीच एक गतिरोध उत्पन्न हुआ। अब ये गतिरोध मतलब अब कह सकते हैं कि वास्तव में एक संवैधानिक टकराव शुरू हुआ, जब एक सरकार और राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे और यहां से शुरू होती है मतलब कि असली लड़ाई, कशमकश संविधान निर्माण की और सरकार सत्ता हस्तांतरण की। अब तक तो ये पूछा जाता था कि आखिर सत्ता किसको दें, अंग्रेज चले जाए तो सत्ता किसको सौंप के जाए। अब वहां पर एक बड़ा राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनीतिक, कांग्रेस हो मोहम्मद या फिर हमारे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो उभर कर सामने आए। राज, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जैसा कि चंदू ने बताया आपको कि भारतीयों को बिना पूछे, यहाँ तक कि कांग्रेस समिति से भी पूछने की जरूरत नहीं समझी और घसीट लिया गया। इससे भारतीयों में एक जबरदस्त की रोष थी और संतुष्टि थी कि ऐसा कैसे हो गया, बिना हमसे पूछे हुए हमें कैसे कोई युद्ध में शामिल कर लिया गया, कर सकता है। यहीं से उत्पन्न हुआ भारत की आजादी। और अंग्रेजों में जो वो ब्रिटिश सरकार में वो जो होता है ना कि एक बेचैनी तब शुरू हुई 1939 में, जब अंग्रेजी सेना फ्रांस में बुरी तरह से हार गई। हाँ, फ्रांस में बुरी तरह से। जर्मनी ने फ्रांस को तो पहले नस्तनाबूद कर दिया, लेकिन फिर जब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन भी वहां पर हारना पड़ा और तब लगा कि नहीं कि अब एक इनका सहयोग भी जरूरी है। हाँ। क्योंकि 1940 आ चुका, दशक आ चुका था, आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका था। कहते थे कि कई बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की डिमांड जो था, पाकिस्तान की जो मांग थी वो पहले से बहुत हल्की फुल्की थी, लेकिन 40 के बाद काफी तेजी से उभरा है 7 सालों में। तो अब यहां पर जब हार जाता है ब्रिटिश, तो फिर राजनीतिक दलों से जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए उनको जरूरत पड़ती है और ये अलग अलग शिष्टमंडलों की बात करने लगते हैं। पहले क्रिप्स मिशन आता है, फिर आपका इसमें क्रिप्स मिशन है, फिर कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन जो कि सरकार की बात करते हैं, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं थोड़ी सी। क्रिप्स मिशन का थोड़ा सा चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारी आज़ादी है ना, क्रिप्स मिशन का ही एक तरीके से देन है। क्योंकि वो अगर असफल नहीं होता तो हम लोगों के वो जुनून और वो जोश उत्पन्न नहीं हो पाता। उसकी असफलता ही हमारी जो है ना एक तरह से जीत थी। उनकी असफलता का और जहां तक मैं समझता हूं उसकी असफलता का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की होती, हाँ। यदि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की होती तो शायद वो असफल नहीं होता। ये सबसे जैसे देखिएगा कि उसमें जो है कि वो युद्ध मंत्रिमंडल में जो बनाया गया था, इसमें कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में एक मंत्रिमंडल आया, एक मिशन आया यहाँ पर और इन्होंने यहाँ से बात करने की कोशिश की। इसमें जो था कि युद्ध समाप्त होते ही कुछ काम करना था। संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रबंध किया जाएगा। अंग्रेज सरकार संविधान में कुछ कार्य अंग्रेजी प्रांतों में इस संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे अधिकार होगा कि वो पुरानी स्थिति बना रहे अंग्रेजी प्रांतों के पास। उसके बाद यदि जिस संधि के अनुसार राजाओं द्वारा भारतीयों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे, अब राजाओं को भी पूर्ण अधिकार की बात की गई थी। अब देखिए जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनको पास भी अपना स्वतंत्र अधिकार होगा, राजाओं के पास स्वतंत्र अधिकार होगा, तो फिर भारत कहाँ जाएगा भाई? कंफ्लिक्ट संविधान बनाने वाली, हाँ कंफ्लिक्ट होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ये इसको तो हारना ही था, खत्म होना था। हाँ। तो इसके बाद अब एक सीधा मंत्रिमंडलीय योजना आती है। हालांकि क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो 19 जनवरी को अब यहाँ पर एक वहां से कैबिनेट मंत्रियों का एक दल आता है ब्रिटेन से, इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक संधि कराने की कोशिश की जाती है और एक बेमेल जोड़ी की सरकार बनाई जाती है।
मुस्लिम लीग और कांग्रेस। गांधी जी ने भी कई बार इस पर कहा था कि हो सके तो आप आजादी को कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, लेकिन ये काम बिल्कुल मत कीजिए कि इन दोनों को मिलाने का। अच्छा। लेकिन उन्होंने वही किया। और 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल उसमें स्वयं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पीवी अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा। और फिर और इसी केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो ये मंत्रिमंडल बना, क्रिप, जो क्या बोले इसको, जो कैबिनेट मिशन। मंत्रिमंडलीय समिति है, जो कैबिनेट मिशन आया, इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में एक सरकार भी बनती है मिली जुली, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, और उन्हीं के सदस्यों से संविधान सभा का भी निर्माण होता है। कई और बार 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक होती है और यह शुरू होता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन बीच में यहाँ पर उससे पहले माउंटबेटन एक और खेल खेल जाते हैं अपनी। माउंटबेटन एक्चुअली नहीं खेलते हैं, जो वहां पर क्लेमेंट एटली जो है ना, वहां के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, क्लेमेंट एटली। हाँ क्लेमेंट एटली, वो खेलते हैं खेल। वो खेल खेलते हैं क्या, वो सोचते हैं क्या कि अब जो है ना, जब इतनी मांग, क्योंकि उस समय क्या था ना, पाकिस्तान का मांग इतना जोर शोर पे होने लगा था कि अब इनको लग गया था कि ब्रिटिशर्स को, कि अब यहाँ पर जो है ना बिना विभाजन का काम नहीं चलता, नहीं तो भयावह स्थिति। और माउंटबेटन योजना में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया गया था पहले ही कि ये होने वाला है, और जिन्ना इससे काफी उत्साहित थे। और उन्होंने वो एक सबसे भारतीय राजनीति का एक सबसे काला दिन, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। और उसके बाद जो हुआ सब दुनिया ने देखा। जब लेकिन हाँ, माउंटबेटन, मैंने इसलिए कहा कि माउंटबेटन ने खेल कर दी क्योंकि माउंटबेटन जो आजादी का जो खाका लेकर आए थे भारत का या फिर संविधान सभा का, यहाँ पर वो एक कमजोर केंद्र के साथ सभी को स्वायत्ता देने के लिए कहीं ना कहीं वो कैबिनेट, ये जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन को ही लागू करना चाह रहे थे केंद्र। मतलब ब्रिटिश भारत अलग है, राजे रजवाड़े अलग है, बाकी लोगों के पास अधिकार होगा कि वो पाकिस्तान में मिले, भारत में मिले या स्वतंत्र रहे। तो वो तो इसने इसमें भी कहा, माउंटबेटन योजना में भी कहा ये बात। हाँ, यही तो माउंटबेटन योजना में भी यही कहा। लेकिन फिर माउंटबेटन योजना में कहीं ना कहीं माउंटबेटन को इस बात का भनक लग गई कि उन्हें लगा कि शायद जो मैं कर रहा हूं इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके बारे में कई बार जिक्र करते हैं, और उनका जिक्र आता है कि आपको इतिहास में अपने आप को बचाना है तो आपको कुछ देर रहना होगा, और बीच वाला जो ऑप्शन है कि स्वतंत्र रहने का, इसको खत्म कीजिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है। कैसे नहीं हो पाता? अलग स्वतंत्र रहने का जो निर्णय है अंत में वो खत्म कर दिया जाता है। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप पाकिस्तान में मिले जाइए या भारत के साथ आइए। अच्छा, उसको खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से? उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। खत्म कहाँ करते हैं, जबरदस्ती मिलाना पड़ता है सरदार भाई को। हाँ, वो एक खत्म एक जबरदस्ती के बाद कुछ 3-4 स्टेट ऐसे हैं, 3-4 रजवाड़े ऐसे हैं, जैसे कि कश्मीर हो गया, या फिर जूनागढ़ हो गया, या फिर हैदराबाद हो गया। ये 3-4 स्टेट ऐसे थे जो कि ये लोग जबरदस्ती भी कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। इनकी बात ऐसी थी। हाँ, ये कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती थी उनकी, वरना यदि ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स चुप रहने वालों में से नहीं थे। हालांकि वो अलग स्थिति बढ़ चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा था, घुटने पे ला खड़ा कर दिया था, ऐसी घुटनों पर गिरा दिया था। इस उससे तो हार ही गई थी। और यहाँ भी इसी बन गई थी, लोगों में जबरदस्त एकता थी, लोगों में जबरदस्त जोश था उस समय, और समझ लो को मार भगाने का। तो माउंटबेटन योजना को आप 3 नामों से भी जानते हैं। एक तो माउंटबेटन योजना को 3 जून प्लान भी बोलते हैं, एक डिकी बट प्लान भी उसी को जाना जाता है। बहुत फेमस योजना ये रही थी, जिसमें शुरुआत में तो कहा गया कि नहीं कि ये लैप्स ऑफ पैरामाउंसी होगी, यानी कि सभी रजवाड़े 31 दिसंबर 1857 वाली स्थिति में आ जाएंगे, सभी स्वतंत्र, सभी रियासतें। तो चलिए अब इस पर यदि बात करेंगे तो पूरा दिन काफी
बहुत कम पड़ जाएगा, बहुत काफी लंबा बहस चलेगा। जैसे कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठती है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का सरकार गठन होता है। हालांकि बीच में मुस्लिम लीग वाले छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम लीग, अच्छी बात यह होती है मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य आके संविधान सभा में दोबारा शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान नहीं जा सके या नहीं गए, वो अब संविधान सभा के सदस्य होते हैं। जैसे एक मौलाना हसरत मोहानी, हाँ शायद नाम। हाँ हाँ हाँ, सही। फिर आगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और इसी दिन संविधान सभा इसे अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा देश एक गणतंत्र हो जाता है। अब चूंकि राज्य, आप सोच रहे होंगे काफी आगे में क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत यार टाइम जा चुका। अब आगे संवैधानिक विकास पर हम पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे अब सीधा हम अगले एपिसोड में सीधे संविधान पर जाएंगे। तो आगे अंत में आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे राज? भारत की आज़ादी कर ही दिए आपने, अंग्रेजों को मार भगाया ही, अब सब कुछ कर ही दिए, संविधान को आत्मार्पित भी करवा दिए। अब बीच में एक चीज छूट रहा है ना, भारत शासन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, आप इसी पर ले आइए। 1947 में एक्चुअली बहुत कुछ था नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा। अरे लेकिन नहीं, कुछ है तो कल करोगे, छोड़ो। ये कर देते हैं, ऐसी है, आप कह रहे हैं तो मैं कर दूंगा, ऐसी क्या बात है। इसमें यही कहा गया कि 2 डोमिनियन स्टेट की बात की गई है और जो पाकिस्तान का सृजन किया गया और कहा गया कि जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे। जो हम लोगों ने, हाँ, लेकिन बाद में हालांकि इसको काफी कमजोर कर दिया गया था। कमजोर नहीं किया था एक्चुअली, वो लाल बहादुर जो थे ना, वल्लभ भाई पटेल, माउंट बेटन शांत हो गए। ये जो बीच वाला था ना, उस पर माउंट बेटन को बोला आप शांत रहिए, हमें जो करना करने दीजिए। उसके बाद इसने कहा कि जो दोनों डोमिनियन राज्य होंगे वो संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाएगा। किसी भी देश का संविधान अपनाने की शक्ति होगी दोनों के पास, कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा कि आप क्या क्या मेंशन किया, क्या क्या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद निर्माण करने की भी शक्ति उन्हीं को, कार्यान्वित करने की उसी को, सब कुछ जो है अपने अपने स्टेट को दे दी गई। मेनली यही था और कुछ नहीं था। और जो देसी रियासत थी वो ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की कर दी गई फाइनली लास्ट में। ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा, हाँ, 15 अगस्त 1947 से भारत पर ब्रिटिश का आधिपत्य समाप्त, ब्रिटिश हुकूमत समाप्त। और यहाँ पर हालांकि यहाँ के नेताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के आग्रह पर लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन, उनका पूरा नाम एडमिरल लुई माउंटबेटन है, जिसे हम लोग एडमिरल लुई माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाए रखा गया, जब तक कि कहा गया था जब तक कि भारत का संविधान लागू ना हो जाए, हम अपना स्टेट हेड न चुन ले तब तक के लिए। हालांकि बीच में कुछ उनके निजी मामले थे जिसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। काफी दिलचस्प मामले हैं उनके, कभी और बात करेंगे उन पर। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो हम लोगों ने बात की तो इसमें कुछ आयोग भी बना था जिसका हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। जो ये माउंटबेटन साहब थे, उसने रेड क्लिफ का जो घटना घटी थी, रेड क्लिफ जो वो तो अलग मैटर है, हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं ना, वो तो सीमांकन वगैरह मैटर था, तो उसके लिए परिसीमन जो किया गया था बड़ी, ये हमारे इसका चर्चा का विषय नहीं है, वो कहीं और जाएगा, वो एक अलग ही टॉपिक होगा। तो राज, अंत में कुछ 2 लाइन आपसे चाहेंगे? तो आपने देखा ही संवैधानिक विकास पे कितनी सारी बातें हुई, हम लोगों ने किया।
अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे, जो बात विमर्श होगी कौन से मुद्दे पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग आज का अगला टॉपिक हमारा संवैधानिक मतलब भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अब या सीधे संविधान पर आएंगे, अब सीधे संविधान पर आएंगे। उसके बाद प्रियम्बल तो हम लोग कर चुके हैं पहले, एक एपिसोड हमारा है प्रियम्बल का ना, हम लोग बात कर चुके हैं उस पर। अच्छा, मैं आप और राकेश थे। तो दोस्तों इसको आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।